तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज जो हमने यस्टरडे अपना फिनिश हुआ नहीं था हमारा ये टॉपिक टॉपिक था आपका एडजस्टमेंट्स। काफी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं तो हमने कुछ क्वेश्चंस यस्टरडे भी डिस्कस किए थे और आज भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आज हम इसको पूरी तरह से फिनिश भी कर देंगे। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, वैसे उम्मीद आपने कर लिया होगा। तो चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कोई लॉस नहीं होगा, बल्कि जो कॉमर्स कम्युनिटी है इसको कहीं ना कहीं एक मजबूती मिलती है। और दूसरा, जब आप कमेंट करते हैं तो उससे हम भी मोटिवेट होते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। दो इन्फॉर्मेशन और है। ये तो क्लास आपकी चल रही है, इसके बाद आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सेम ये आपको जो नोट्स हैं ये वहां मिलेंगे। देखिए, थ्योरी हर चैप्टर की मैं शुरू में ही बता देता हूँ आपको, जितने भी काम की थ्योरी होती है, जितना भी पूछी जाती है। अब यहाँ पर थ्योरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं इसको बता चुका हूँ कि आपको कि एडजस्टमेंट क्या है। हम जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो हमारे अनपेड रह जाते हैं, कोई ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं अनपेड रह जाते हैं, तो उनको हम आगे बढ़ जाते हैं छोड़कर, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में टाइम ना लगे। लेकिन उनको एडजस्ट करेंगे, वो तो आगे एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन इनको कहाँ कहाँ शो करते हैं, कहाँ-कहाँ इनको दिखाना है, क्या इनकी जनरलिटी होगी, यही हम इसमें पढ़ते हैं इस टॉपिक में। अच्छा, यहाँ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो आपने कल देख ही लिए हैं कि इस चैप्टर में ज़रूरी है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके सामने हैं, कहाँ क्या चीज़ें ऐड होनी है, क्या कम होनी है, क्या जनरलिटी बननी है, यही सब पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैड डेब्ट रिजर्व इन द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट इज 5000। जो ओपनिंग बैलेंस था बैड डेब्ट रिजर्व का, पहला था जो बनाया हुआ था वो था 5000। प्रारंभिक शेष जो था किसमें, ऐशोध्य ऋण संचय में, वो आपका 5000 था। कुल विक्रय जो टोटल बिक्री हुई है 6 लाख की है, जिसमें से 1 लाख की नगद बिक्री हुई है, ये कैश सेल हुई है। और ये है आपकी टोटल सेल। इसमें से कह रहे हैं बकाया जो देनदार हैं उनके संबंध में 1% आपको अब प्रावधान करना है, मतलब प्रोविजन बनाना है बैड डेब्ट का 1% अब। तो वर्ष का जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पर डेबिट करोगे, सीधी बात है, इस अमाउंट को डेबिट साइड में दिखाते हैं। लेकिन कभी कभी क्रेडिट में भी पहुंच जाता है, वो भी बताएंगे कब पहुंच जाता है। तो ये जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ इसको डेबिट करोगे, तो कितना अमाउंट डेबिट करोगे ये इसको पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ डेबिट साइड में हम इसको शो करके चलते हैं। और डेबिट साइड में हम क्या शो करते हैं कि जो भी हमारा, सबसे पहले हम बैड डेब्ट देखते हैं, डूबत ऋण कितना है। यहाँ डूबत ऋण नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बैड डेब्ट कितना है, मतलब डूबा हुआ पैसा बैड डेब्ट कितना है उसको लिख देते हैं यहाँ पर हम। और वो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं और कितना बैड डेब्ट हो गया, मतलब और कितना पैसा डूब गया, फर्दर बैड डेब्ट। फर्दर बैड डेब्ट भी हम क्या कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें वो भी नहीं दिया हुआ है कि फर्दर बैड डेब्ट कितना है। फिर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ऐड क्या कर देते हैं हम, जो हमने नया प्रोविजन बनाया है, न्यू प्रोविजन, जो हम नया प्रोविजन बनाते हैं उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, और फिर लेस कर देते हैं यहाँ पर हम, जो हमारा न्यू ओल्ड प्रोविजन है, क्या कर देते हैं, ओल्ड प्रोविजन है उसको लेस कर देते हैं। ओल्ड प्रोविजन बैड डेब्ट के लिए जो ओल्ड प्रोविजन है उसको क्या कर देते हैं हम, तो उसको हम यहाँ ऐड कर देते हैं। और तब जाकर जो भी आंसर आता है इसको यहाँ डेबिट साइड में बाहर हम दिखा देते हैं। कभी कभी क्या होता है, ओल्ड प्रोविजन तो होता है ज्यादा और यहाँ पर ये आ जाता है कम। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको तो दिखा देंगे डेबिट में यहाँ तक के टोटल को, और बाकी ये ओल्ड प्रोविजन को दिखा देंगे यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में भी आप इसको दिखा सकते हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ पर। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। देखिए हमारी जो टोटल सेल है वो टोटल सेल हुई है यहाँ पर 6 लाख रुपए। और इस 6 लाख रुपए में से आपकी जो नगद कैश बिक्री है, वो जो कैश सेल हुई है वो हुई है आपकी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कैश सेल होगी आपकी नगद बिक्री। इसमें से चला जाता है ये, तो 5 लाख बचती है आपकी उधार बिक्री। तो आपके डेटर्स कितने हैं, 5 लाख रुपए के आपके डेटर्स हैं। अब इन डेटर्स पर आपको प्रावधान करना है
प्रावधान कितना करना है 1%। तो जब इनका 1% करोगे तो प्रोविजन कितना आएगा इनका 1%, ये आ जाएगा 5,000। ठीक है, तो यही था जो आपको यहाँ लिखना था कि 5,000 आपका क्या है, प्रोविजन है, तो ये हो गया आपका 5,000 नया प्रोविजन। अब पुराना प्रोविजन भी 5,000 है, तो इसको क्या करोगे आप, यहाँ माइनस करोगे इसमें से। तो फाइनली बाहर क्या आ जाएगा, नील, कुछ नहीं यहाँ पर आना है, जीरो हो जाएगा। तो ये तो क्या था, ये आपका वर्किंग नोट था। आप इसका ध्यान रखें कि ये जो मैंने वर्किंग नोट आपके लिए दिया है, ये यहीं पर आपको नहीं दिखाना है। ठीक है, इसको कहीं मैं अलग ले जाता हूँ, यहाँ से इधर रख देता हूँ, यहाँ पर। ये वर्किंग नोट था। तो अब क्या है आपका, इसमें क्या आएगा, यहाँ केवल नील आएगा, मतलब कुछ नहीं। तो आपसे यही पूछा था कि बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप कितना प्रोविजन, कितना डेबिट करोगे, अमाउंट को क्या डेबिट करोगे, जीरो। क्योंकि जितना आपको नुकसान होने वाला है आपने माना है, उतना तो प्रॉफिट आपने पहले उठा के रखा हुआ है, वो एडजस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट है आपका, एक कंपनी के चिट्ठे में आय अयाचित लाभांश को दिखाया जाता है निम्न में से शीर्ष के अंतर्गत। In the balance sheet of a company, unclaimed dividend is so under which of the following heads? जब आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहाँ पर बैलेंस शीट में आपको ये पूछा गया है कि यहाँ पर अनक्लेम डिविडेंड होता है। जैसे आपने किसी कंपनी के 5 शेयर खरीदे हैं और उस पर आपको डिविडेंड डिविडेंड मिल रहा है, और जो डिविडेंड मिल रहा है वो तब मिलेगा जब आप उसके लिए क्लेम करेंगे। आपने क्लेम नहीं किया तो कंपनी उसको कहाँ दिखाएगी, तो कंपनी को देना तो पड़ेगा वो, और कंपनी ये मानकर चलती है कि इस साल का है तो इसी साल देना है। और जो भी लाइबिलिटी एक साल के अंदर दी जाती है उसको हम करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कोल इन एरियर्स सो इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। जो अदत मांगों को कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है, तो कहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, इसको बाय एडिंग शेयर कैपिटल, अंश पूंजी में जोड़कर, या बाय डिडक्टिंग फ्रॉम शेयर कैपिटल कॉल्ड अप, जो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल होती है उसमें से डिडक्टिंग कम करके, या अंडर द हेड ऑफ करंट एसेट, या करंट एसेट में दिखाया जाता है, या फिर अंडर द हेड ऑफ करंट लाइबिलिटी। देखिए, जब कंपनी ने अपनी कॉल मांगी और उसको कॉल नहीं मिली तो लाइबिलिटी तो होगी ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, कंपनी की एक तरह से एसेट ही मानेंगे इसको, जो कंपनी को मिलना है मिला नहीं है। अब दिखाएंगे कैसे इसको। देखिए, जब हम लिखते हैं सब्सक्राइब, होल्ड अप कैपिटल लिखते हैं, और क्या लिखते हैं उसको हम, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। जब हम लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ सब्सक्राइब कैपिटल में हम दो लिखते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हम क्या लिखते हैं, दो नाम लिख देते हैं। एक होता है आपका होल्ड अप कैपिटल, होल्ड अप, और एक होता है आपका पेड अप। अब यहाँ ये जो होल्ड अप है, जितनी भी मांगी गई हुई कैपिटल होती है, जैसे 50,000 मांगे थे, होल्ड अप 50,000 थे, इसमें से हम लेस कर देते हैं जो नहीं मिला, तो वो क्या हो जाएगी, कॉल इन एरियर्स। क्या हो जाएगी, वो कॉल इन एरियर्स, मतलब जो कॉल नहीं मिली वो हो जाएगी आपकी कॉल इन एरियर्स। जैसे मान लेते हैं आपको 5,000 रुपए नहीं मिले, तो आप बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे कि हमें 45,000 रुपए मिल गए हैं। तो आपको क्या पूछा है, यही पूछा है कि आप बताइए जो कॉल इन एरियर्स है इसको आप कहाँ पर दिखाएंगे, तो आप इसको दिखाएंगे, कम कर देंगे इसको कहाँ से, कोल्ड अप कैपिटल से, जो मांगी गई कैपिटल है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, मान लेते हैं, लेट्स एज्यूम, क्या मान लेते हैं कि ओपनिंग स्टॉक को हमें एम कहना है, परचेज को एन कहना है, क्लोजिंग स्टॉक को ओ कहना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को पी कहना है। तो इस तरह से आपको ये मानना है। और अगर ये आप इस तरह से मान लेते हैं, तो पूछा हुआ है कि बताइए कौन सा समीकरण होगा, कह रहे हैं करेक्ट इक्वेशन कौन सी होगी, सही समीकरण आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आप, करेक्ट इक्वेशन। अब देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इन सभी की बातें हुई है। तो वी नो वेरी वेल कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड
मतलब बेचे गए माल की लागत कैसे निकाली जाती है? तो वो निकाली जाती है, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं हम, ओएस, ओपनिंग स्टॉक मतलब प्रारंभिक प्रारंभिक रहतियां लिखेंगे, प्लस इसमें ऐड कर देते हैं हम परचेज, और परचेज मतलब क्रय, और इसमें ऐड कर देते हैं हम फिर क्या, अगर होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो, है तो ऐड कर देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। माइनस इसमें क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होना चाहिए। देखिए क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या कहा है, पी, तो पी इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक क्या है आपका, एम, तो ये हो जाएगा एम प्लस परचेज को क्या कहा गया है, एन, तो एम एन प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ नहीं है तो इसको हटा देते हैं, इसकी बात नहीं हुई है, तो सीधा फिर क्या हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है यहाँ पर, ओ, तो यहाँ माइनस कर देते हैं ओ, एम एन माइनस ओ। अब आप देख लीजिए एम एन माइनस ओ कहीं है कहीं नहीं है, तो इसको पहले को चेक करते हैं। एम एन ये एक साइड में क्या माइनस में हो सकते हैं, ये कह रहा है कि ये दोनों यहाँ माइनस में है, एम माइनस एन एक ही साइड, तो ये गलत कह रहा है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा एम माइनस ओ और पी माइनस ओ, क्या दोनों साइड में ओ ओ हो सकता है, नहीं ये भी गलत है। फिर कह रहे हैं एम माइनस ओ, ये देखो है इसी साइड में, एम माइनस ओ तो है एक ही साइड में। उसके बाद P माइनस एन, अब इधर P है, अगर हम इस n को इधर भेज दें तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा P माइनस एन, क्यों, क्योंकि इधर n जो था वो प्लस में था, और इधर क्या है m माइनस इधर o, ये दोनों अपनी जगह बैठे हुए हैं, तो देखो ना ये तो बिल्कुल सही बन रही है हमारे मैथ्स के हिसाब से, तो सी ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट होगा। डी भी देख लेते हैं, P माइनस एम, P माइनस एम हो सकता है, हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो m है, ये m आपका इधर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, तो माइनस हो जाएगा। अब n प्लस o, क्या ये दोनों प्लस में हो सकते हैं, नेवर, ये तो क्या है माइनस में आ रहे हैं, इसलिए ये भी हमारा गलत है, तो सी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए वीडियो को लाइक भी कर दें, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप देख, अगर आपने किसी आयोग के और स्टेट के कहीं भी एग्जाम दिए तो आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, आपने जो एडवांस में एक्सपेंसेस पेड किए हैं उनको प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। जो अग्रिम भुगतान आप कर देते हो, पहले ही भुगतान कर देते हो, क्या उसको क्या उसको इस तरह के भुगतान को पूर्व भुगतान या पूर्व पूर्व व्यय कहते हैं, पूर्व पूर्व भुगतान कहते हैं या कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, बात ये सही है। जिस अवधि के लिए भुगतान किया गया है वह समाप्त नहीं हुई है, वह अभी समाप्त नहीं हुई है, तो क्या ये बात सही है, ये भी सही कह रहे हैं, अभी वो समाप्त तो हुई नहीं है मतलब चालू नहीं हुई, समाप्त कहाँ हुई है, तो ये भी बात सही कह रहे हैं। तो प्रीपेड पेड क्यों कहा आपने, प्रीपेड आपने क्यों कहा, क्योंकि जिसके लिए आप ये एक्सपेंस कर रहे हैं वो अवधि अभी नहीं आई है, तो एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहे हैं, अभी प्रीपेड तो होते हैं, और क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि जिसके लिए आप पेड कर रहे हो वो अवधि नहीं आई है, तो दोनों बातें भी सही है। और ये जो आर है, कारण, रीजन जो है आपका, ये इस अभिकलन असर्शन के बारे में बिल्कुल सही बात बता रहा है, ऑप्शन आपका भी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, देखिए यहाँ पर बात करें, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ओनर इक्विटी इज 21,000, ओपनिंग मतलब जो स्वामी का क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग नहीं क्लोजिंग बैलेंस, जब कैपिटल जो है, जब आपने अपने अकाउंट्स बंद कर दिए हैं तो तब आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो है आपकी 21,000। दूसरा, यहाँ क्लोजिंग कैपिटल दे दी 21,000, शुरू वाली कितनी थी ये नहीं, और साल में उसने ड्यूरिंग द ईयर जो ओनर था उसने कंट्रीब्यूट किया 6,000 रुपए का, मतलब बिजनेस में उसने 6,000 रुपए और लगा दिए, और विड्रॉल जो उसने निकाले हैं वो है 4,000 रुपए, और उसको जो नेट इनकम हुई है, प्रॉफिट जो हुआ है वो है आपका 8,000 रुपए। तो आपसे ये पूछा गया है, बताइए ओनर की इक्विटी मतलब कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल बिगिनिंग में कैपिटल कितनी थी ये पूछा है आपसे,
तो आपको ये तो पता ही है कि देखिए प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट होता है हम क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में से हम माइनस कर देते हैं ओपनिंग कैपिटल को। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल को हम माइनस कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, इसी को और बढ़ा लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। कैसे? हमें क्या निकालना होता है? प्रॉफिट। लेकिन अगर यहाँ पर ये कहा जाए जो क्लोजिंग कैपिटल है, इसी के साथ माइनस क्या करते हैं? ओपनिंग कैपिटल। और माइनस क्या करेंगे यहाँ? और क्या माइनस हो जाएगा इसी में से? इसी में से माइनस हो जाता है आपकी जो आपने एडिशनल कैपिटल लगाई है, मतलब साल के बीच में और पैसा लगाया है। जैसे यहाँ कह रहा है कि उसने 6,000 रुपये और लगा दिए बिजनेस में। उसके बाद जो ड्राइंग होता है, ड्राइंग क्या हो जाता है यहाँ पर? ड्राइंग को भी हम इसमें, ड्राइंग को क्या कर लेंगे? ड्राइंग को हम ऐड कर लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल में। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो इसको ऐड कर देंगे ड्राइंग। इस तरह से हमारा निकल कर आता है क्या? प्रॉफिट निकल कर आता है। अब जो आपको इक्वेशन मैं हिंदी में बता दूं, ये लाभ है आपका, ये प्रारंभ, ये आपकी अंतिम पूंजी है, ये आपकी ये आपकी जो है प्रारंभिक पूंजी है, और यहाँ पर आपका ये एडिशनल कैपिटल मतलब और साल के दौरान जो उसने और पैसा लगाया है ये वो है, और यहाँ पर ये आपका आहरण है। प्रॉफिट कितना हुआ है? अब बस इनको वैल्यू को पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो देखिए प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 8,000। प्रॉफिट की जगह लिख देते हैं 8,000 इजिकल टू क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? क्लोजिंग कैपिटल साल के अंत में वो 21,000 थी, लिख देते हैं 21,000। और पहले ऐड कर लेते हैं ये वाला ड्राइंग। ड्राइंग कितना किया हुआ उसने आहरण? 4,000। तो इसमें ऐड कर लेते हैं 4,000। पहले ऐड कर लेते हैं, जो फिर माइनस करना उनको माइनस कर देंगे। और उसके बाद माइनस क्या करना है? ओपनिंग कैपिटल। ये हमारे पास नहीं है ओपनिंग कैपिटल। और यहाँ पर आपका फिर माइनस ये जो आपकी एडिशनल कैपिटल है, साल में जो और पैसा लगाया और अंशदान किया, वो कितना है आपका? तो कह रहे हैं वर्ष के दौरान स्वामी ने 6,000 रुपये और लगाए, तो ये हो जाएगा 6,000। तो इस तरह से जो हमारे पास वैल्यू थी हमने वो लिख ली। बट हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास नहीं है ओपनिंग कैपिटल, और यही उसने पूछा है। तो चलो देख लेते हैं, अब अपने आप आंसर आ जाएगा। 8,000, 21 और 4, 24,000। 24 में से आप 6 कम कर दोगे तो ये बचेगा 18,000। क्या बचा? ये 18,000 बचा आपका, 18,000। ठीक है, 21 4 सॉरी, 21 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो गया, और 25 में से 6 कम करेंगे तो ये 19,000 बचेगा। 18 नहीं, क्या बचेगा ये? 19,000 रुपये बचेंगे। ये आ गया आपका 19,000। और माइनस में क्या है इसके साथ? ओपनिंग कैपिटल जो हमें चाहिए। अब ये 19,000 जो है ये उधर चले जाएंगे और इसमें जाकर ये माइनस हो जाएंगे। तो ये जो 8,000 है, इस 8,000 में आप माइनस कर देंगे 19,000। इधर क्या बचा आपका? इधर बचा आपका माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब यहाँ पर क्या बचेगा? इधर माइनस वाला ज्यादा है, तो यहाँ बचेगा आपका माइनस 11,000। क्या बचेगा? माइनस 11,000। और इधर क्या बचा हुआ है? माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो माइनस से माइनस हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ गया आपका? जो आपकी ओपनिंग कैपिटल थी, प्रारंभिक पूंजी थी, वो आपकी 11,000 रुपये आ जाएगी। तो जो बिजनेस में सबसे पहले पैसा लगाया गया था वो था आपका 11,000, और यही आपका आंसर है। तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपको पता है, देखिए अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा पीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह का आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और जो एलटी में अब आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जिसमें 8 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होगा, तो ये आपके 4+4 दो क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो आपके दोनों ही काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने थंबनेल पर लिखा हुआ है कि हरियाणा एचपीएससी पीजीटी। हाँ, मैंने पीजीटी इसलिए लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपने देख लिया है कि देखिए आपके हमारी क्लास से डबल तैयारी हो रही है। एक तो आप ऑप्शनल क्वेश्चन करना सीख रहे हैं, और दूसरा आप इनको डेस्क्रिप्टिव करना भी सीख रहे हैं। तो यहाँ पर डबल प्रॉफिट हो रहा है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कम मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं, ये सिंकिंग फंड क्या होता है? आखिर सिंकिंग फंड का अर्थ क्या है?
तो देखिए, अगर भविष्य में कोई खास खर्च करना है, अगर भविष्य में भविष्य में कोई स्पेशल कोई स्पेशल हो, या स्पेशल को क्या कहेंगे, खास, कोई खास खर्चा है, कोई खास खर्च करने के लिए करने के लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी कंपनी क्या बना लेती है, सिंकिंग फंड बनाती है, सिंकिंग फंड बना लिया जाता है, फंड बना लिया जाता है, बना लिया जाता है। ठीक है। अगर कोई खास खर्च करना है, अब वो खास खर्च क्या हो सकता है कोई लोन लिया हो, उसको चुकाना हो सकता है कोई संपत्ति क्रय करनी हो, संपत्ति बदलनी हो भविष्य में, उसको सिंकिंग फंड कह सकते हैं। तो अचानक कोई खर्चा सामने आ जाए, उसके लिए पहले से ही खर्च करने के लिए बना लिया जाता है सिंकिंग फंड, या डिबेंचर इशू किए हो तो उसके लिए बना लेते हैं। तो ये होता है आपका सिंकिंग फंड। अब बात करते हैं इसकी बात करेंगे कि इसको अगर हमने बना लिया सिंकिंग फंड अकाउंट, या डिबेंचर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हमने ये बना लिया हमने, तो इसको देने के बाद, ठीक है, ये डिबेंचर रिडम्पशन होगा, डीआरआर कर देते हैं इसको, ये डीआरआर, ठीक है, डीआरआर। तो डीआरआर की यहाँ बात है, अगर डीआरआर ने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना भी लिया है, तो इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर ये करने के बाद जब इसको यूज कर लिया, ठीक है, यूज करने के लिए अगर यहाँ पर पैसा बच भी जाता है, अगर यहाँ पर पैसा बच भी जाता है, तो हमें क्या करना है इस पैसे का, डी आर डी आर आर, तो क्या करेंगे अब इसका, इस पैसे का, इसको हम जो डी आर आर में है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में, इस पैसे को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, जहां जरूरत थी उसमें पूरा कर लिया, ठीक, और जो पैसा बचा उसको कहाँ ले जाएंगे, डिवेंचर रिडम्पशन में लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, देख, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। देखिए, देखिए, आपसे ये तो पूछ लिया कि आप किस तरह से प्रोविजन करेंगे, आप पूछ रहा है कि मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज बेस्ड ऑन विच काउंटिंग कॉन्सेप्ट। कह रहे हैं ये जो आप प्रोविजन करते हो असाध्य ऋणों के लिए, जो प्रावधान करते हो आप, ये किस अवधारणा के आधार पर करते हो, कौन कहता है, कौन सी अवधारणा है जो इसको कहते हैं, क्या प्रकटीकरण की अवधारणा कहती है, तो ये कहती है कि देखिए, किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, आपके एंटिटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उनको आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, स्थिरता की अवधारणा क्या है, ये भी ये नहीं कहती। और रूढ़िवादिता और निरंतरता, कंटिन्यूटी क्या कहती है कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। और रूढ़िवादिता क्या कहती है, ये कहती है कि फ्यूचर में होने वाला कोई अगर नुकसान है, फ्यूचर में होने वाला कोई लॉस है, आप उसके लिए पहले से ही प्रोविजन कर लीजिए। तो यही तो बात है, आप इसी का तो फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो कर रहे हैं आप, सीखो। क्योंकि आपके जो डेटर्स हैं, डेटर्स जिनको आपने उधार माल बेचा है, डेटर्स डेटर्स को क्या बोलेंगे, आपके जो देनदार हैं। तो ये देनदार मान लेते हैं 1 लाख रुपए के हो, और आप मानकर चलते हो कि हो सकता है इसका जो 5% है, तो वो 5% 5,000 रुपये हमें ना मिले। तो ये 5,000 रुपया प्रोविजन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, किसको, रूढ़िवादिता कॉन्सेप्ट को, जिसको कंजर्वेटिज्म कहते हैं। और दूसरा नाम इसका क्या है, प्रूडेंस। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो है, कंजर्वेटिज्म जो है, इसको हम फॉलो करते हैं, जो कि कहता है कि फ्यूचर में होने वाले नुकसान के लिए प्रोविजन कीजिए, बट फ्यूचर फ्यूचर में होने वाले लाभ के लिए प्रोविजन मत कीजिए। तो आंसर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए है, और प्री और मेंस दोनों में आने की इसकी उम्मीद है। तो आप इसे अच्छे से तैयार करें। एक में आपको ऑप्शन दे रखे हैं, एक में ऑप्शन नहीं होंगे, तो इसको पूरा आप इसको सोल्व करके दिखाएंगे आखिर किस तरह से करना है। तो देखिए, आप इसको किस तरह से करेंगे।
वर्ष के दौरान में जो क्रय था, वर्ष के दौरान जो परचेज था, ड्यूरिंग द ईयर परचेज था आपका 60,000। कह रहे हैं जो माल का स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक था वो, और अंत में जो मतलब साल के अंत में जो आपका शेष था स्टॉक का, माल का, वो था 9,000 रुपये। तो दोनों दे दिए, ये है आपका ओपनिंग स्टॉक, ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक। फिर कह रहे हैं कि जो सकल लाभ होता है वो 1/5 था, किसका? विक्रय का, बिक्री का। बिक्री तो यहाँ पर नहीं दी, सेल कितनी हुई है यहाँ दी है क्या? तो फिर लाभ कैसे निकालेंगे जब सेल नहीं दी? मेरी यहाँ ट्रिक काम आएगी, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ट्रिक बताई थी। सकल लाभ की राशि कितनी होगी? तो देखिए सकल लाभ क्या कह रहा है, ये कह रहा है सकल लाभ। तो सकल लाभ को इसने क्या कहा है? सकल लाभ मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है कि 1/5 ऑन इसका, सेल का, सेल का जो भी हो उस सेल का आप 1/5 कर देना, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। हम इसको चेंज भी तो कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया है। अगर फ्रैक्शन में दिया होता है ये, तो देखिए जैसे नीचे जो डिनोमिनेटर बोलते हैं इसको हर बोलते हैं। देखिए ये क्या होता है ऊपर 1, ये तो है अंश, ये तो है अंश। और इंग्लिश में न्यूमिनेटर, और आपका इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, मतलब हर होता है 5, ये क्या है? हर। फ्रैक्शन में इसको हर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? डिनोमिनेटर। तो अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है सेल का, आपको बनाना है कॉस्ट का, तो आप सिंपली क्या करेंगे? 1/4 ऑन कॉस्ट कर देंगे, बस एक कम करना है नीचे हर में। डिनोमिनेटर में जो आपका डोमिनेटर है इसमें आपको एक कम कर देना है, और अगर इससे वापस जाना है तो एक बढ़ा दो। अब यहाँ कॉस्ट ले आइए, आप देखिए कॉस्ट के आइटम आपको दिए हुए थे, चलिए कॉस्ट देखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कह दीजिए इसको, या फिर इसको कॉस्ट कह दीजिए। ये जो माल बेचा है, तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है। ओपनिंग स्टॉक लिखो, इसमें परचेज ऐड करो, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है प्रारंभ अंत में? 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। वर्ष के दौरान किराया कितना है? 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये ये माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये कम कर लेते हैं, बस सोल्व कर लो, इसकी कॉस्ट आ जाएगी, लागत आ जाएगी। 12 और 60, 60 ही दिया है, ठीक। 12 और 60 72, और 72 में से आपके 9,000 कम हो गए, तो ये हो गया आपका 63। कितना हो गया? 63, क्योंकि 9 का ही टेबल है ना, 63 भी 63,000। भाई 9 सत्ते 63, 9 बहत्तर, 72 में से 9 कम गए तो 63 बच गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब क्या करना है? 1/, जो ये 4 है, इसको ऑन कॉस्ट कह रहा है ना, तो अब यहाँ पर आप कॉस्ट लिख लो। कॉस्ट कितनी है? 63,000। अब इसका क्या करना है आपको? 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड करोगे इसको तो क्या आएगा? 4 × 1 = 4, मतलब 4 × 1 = 4, 2 बचेंगे यहाँ पर। और फिर आप 3 ले आएंगे, 23 हो जाएंगे। तो 4 × 5 = 20, फिर 3 बचे, फिर 4 × 7 = 28, फिर 2 बचे, 4 × 5 = 20, और ये 0। तो ये आ जाएगा आपका 15,750। 15,750, ये क्या है आपका? ये आ गया, जिसको हम सकल लाभ कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। तो ये आपका आंसर है, और आंसर आपका एक करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एलटी और टीजीटी में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप देखिए इनमें से आपको बताना है कौन सा अंतिम खातों में सम्मिलित नहीं है, शामिल नहीं किया जाता है, इनमें से ऐसा कौन सा है? व्यापार और लाभ हानि खाता है, लाभ हानि नियोजन खाता, रोकड़ बही, या आर्थिक चिट्ठा। तो देखिए रोकड़ बही जो होता है ये यहाँ पर अंतिम खातों में नहीं बनाया जाता है। अंतिम खातों में केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये पार्टनरशिप में बनाया जाता है, ठीक है, और ये आपका सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर आपकी कंपनी में बनाया जाता है। और उसके साथ ही आपकी आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट भी बनाई जाती है। लेकिन रोकड़ बही तो कब बनाया जाता है? जब ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद जब रिकॉर्ड करते हो जर्नल में, तो ये स्पेशल जर्नल होता है कैश बुक। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हो।
तो ये फाइनल अकाउंट्स में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिवीजन भी करेगा, और क्योंकि यहाँ पर ये इसलिए पूछ लिया जाता है, ये इस चैप्टर में भी यहाँ शामिल है। इस चैप्टर में शामिल है ये आपके, ये जो आपका फाइनल अकाउंट्स है यहाँ पर भी ये शामिल होता है। तो बताइए चलिए इसको। देखिए क्या पूछा है यहाँ पर आपसे। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि शेष परीक्षण पत्र, अब हिंदी में तो बड़ा टेढ़ा हो गया, शेष परीक्षण पत्र क्या होता है। तो देखिए तलपट का नाम है, किसका नाम है, तलपट। तलपट का नाम क्या दे दिया हिंदी में, तलपट का नाम दे दिया शेष परीक्षण पत्र। और जबकि इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में एक ही नाम है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, तो ये बात किसकी कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस जो तैयार किया जाता है वो क्या फाइंड आउट करने के लिए तैयार किया जाता है, लाभ हानि, नगद लेन देन, या उधार लेन देन, या फिर वित्तीय जो लेन देन है उनमें अंक गणितीय शुद्धता को। तो सही आंसर होगा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो आपके वित्तीय लेन देन हुए हैं इनमें जो अंक गणितीय शुद्धता है या नहीं है उसको चेक करेगा आपका ट्रायल बैलेंस। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। बैंक समाधान विवरण पत्र कब तैयार किया जाता है, एक वर्ष के दौरान जमा को ज्ञात करने के लिए, वर्ष के दौरान निकासी ज्ञात करने के लिए, मतलब पैसा कितना निकाला है, या वास्तविक बैंक शेष ज्ञात करने के लिए, या जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, फर्म है, उसका लाभ ज्ञात करने के लिए। तो सही आंसर होगा आपका, देखिए वर्ष के दौरान तो आप बोलना ही मत, क्योंकि ये दौरान नहीं होता, किसी एक निश्चित डेट को बनाया जाता है। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे आपके वर्ष के दौरान कहते ही। और लाभ हानि आपको भी पता है, प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलता है लाभ हानि का। तो ऑप्शन सिंपल है, एक ही बचा सी, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर आगे एक ऐसी क्वेश्चन कह रहा है, एक संगठन का तुलन पत्र दिखाता है। तुलन पत्र क्या होता है भाई, तुलन पत्र क्या होता है, ये तुलन पत्र जो है इसका दूसरा नाम है आर्थिक चिट्ठा। हिंदी में नाम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है, क्या, बैलेंस शीट। तो यहाँ बैलेंस शीट की बात हो रही है, क्यों करते हो, ये फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, ये फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। पूरे वर्ष के लिए फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगा कि इतनी ही रहेगी, या फिर उस दिन जिस दिन आप तैयार कर रहे हो तब पोजीशन दिखाएगा, या फिर एक महीने के लिए पोजीशन दिखाएगा, या फिर एक सप्ताह के लिए पोजीशन दिखाएगा। तो ये उस दिन की पोजीशन दिखाता है जिस दिन आप इसको तैयार कर रहे हैं आर्थिक चिट्ठे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी के तुलन पत्र में, अब तो आप समझ गए बैलेंस शीट में, साख, साख मतलब गुडविल, भवन, बिल्डिंग्स, ट्रेडमार्क को किस शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो देखिए आप अगर यहाँ बात करें भवन की, साख की, ट्रेडमार्क्स की, क्या ये फिक्स एसेट होती हैं, करंट एसेट होती हैं, लोन एंड एडवांसेस होते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो ये होती हैं आपकी फिक्स एसेट, ऐसी संपत्ति, अचल संपत्ति जो आपको कई कई साल तक प्रॉफिट देंगे बिजनेस को। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, अंडर विच हेड ऑफ द प्रपोज डिविडेंड टू बी शो इन बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी की बैलेंस शीट में जो प्रपोज डिविडेंड होता है ये कहाँ पर दिखाया जाता है। प्रपोज डिविडेंड है, अभी ये आपका प्रपोज ही है, दिया नहीं गया है, पेड नहीं किया गया है। आप इसको कहाँ पर दिखाओगे, ये पता तो होगा। ये कहाँ पर कौन डिक्लेयर करता है, जो डिक्लेयर करता है वो डिक्लेयर करता है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको डिक्लेयर करते हैं, और इसको जो फाइनलाइज करते हैं, जो इसको फाइनलाइज करते हैं, प्रपोज्ड जो इसको फाइनल करेंगे वो कौन करेंगे, तो इसको जो फाइनलाइज करते हैं वो करते हैं शेयर होल्डर। ठीक है, वो शेयर होल्डर होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में इसको वो फाइनल करेंगे। तो अब ये प्रपोज डिविडेंड रहेगा जब तक डायरेक्टर्स ने इसको डिक्लेयर किया है, लेकिन अभी इसको सर्टिफाइड नहीं किया गया है, किसके द्वारा, शेयर होल्डर के। तो आप इसको कहाँ पर दिखाओगे, तो जब आप बैलेंस शीट बनाते हो कंपनी की, तो इसके साथ एक आप बनाते हो नोट टू अकाउंट। क्या बनाते हो आप, नोट टू अकाउंट बनाते हो। अब इस नोट टू अकाउंट को क्या क्या कह सकते हो,
इसका एक नाम आपका रिलेवेंट या प्रासंगिक भी होता है। अगर ये प्रासंगिक रिलेवेंट लिख कर दे देता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको स्मार्ट बनना है और तुरंत इसका आंसर सी लगा देना है कि ना इसको हम करंट लायबिलिटी में लिख सकते हैं, ना इसको रिजर्व एंड सरप्लस में लिख सकते हैं, हम इसको कहा ना प्रोविजन में लिख सकते हैं। करंट लायबिलिटी तो तब होगा यदि इस पर क्लेम्ड नहीं किया जाए और ये डिक्लेयर भी हो जाए और ये फाइनल भी हो जाए शेयर होल्डर के द्वारा। तो ये आ जाएगा आपका रिलेवेंट में। देखिए इसमें मैंने ये आपको जो पीपीटी जो आपको नोट्स मिलेगी, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं। अब आप कहेंगे सर आप उनको क्यों नहीं करा रहे, छोड़े क्यों हैं? देखिए एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये आपको लिखने हैं, ये मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़े हैं। मैंने कहा था आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लर्न करने के लिए आपको बताना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट किसके क्या बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू क्या बताता है, थ्री किसके बारे में बताता है, ये आपको लिखना है। दोबारा रिवीजन करना है। दूसरा ये क्वेश्चंस सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, रियल नॉमिनल, ये मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। ये मैंने आपके लिए छोड़े हैं और पीपीटी में आपको इनके आंसर भी मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम को चैनल पर ज्वाइन कर लें और वहां पर ये आपको मिल जाएगा। तो वहां से इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर कर लें। ठीक है। अब जो मुझे लगता है कि मुझे कराने हैं वो मैं आपके लिए करा रहा हूँ। तो वीडियो वरना आपकी जो क्लास है काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैंने आपको सिखा तो दिया है, अब आपको खुद करना है। कह रहे हैं बैंक कैश बुक डेबिट बैलेंस। कैश बुक में कौन सा बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस। तो इसका मतलब क्या है, ये तो हमारी एसेट है, हमारा पैसा जमा है बैंक में और हमारे फेवर में है, तो इसको क्या बोलोगे आप, फेवरेबल बैलेंस इसको आप कहेंगे। क्या कहेंगे आप इसको, फेवरेबल बैलेंस कहेंगे। हमारे अनुकूल है, हमारा पैसा जमा है। बट अगर यही बात डेबिट बैलेंस में कहूँ पासबुक में है तो आप समझ जाना ये फेवर में नहीं है, ये अनफेवरेबल बैलेंस होगा, या फिर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ओवरड्राफ्ट होगा। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, मतलब बैंक जो हमें सर्विस दे रहा है उसका कुछ हमसे चार्ज करता है, तो वो कहाँ से निकालता है, हमारे बैंक के जो हमारी पासबुक है या हमारा बैंक अकाउंट है उसमें डेबिट कर लेता है। वो क्या कर लेता है, डेबिट कर लेता है, पैसा हमारे अकाउंट से निकाल लेता है। अगर बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो वो हमारे अकाउंट में क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी अविलंब दायित्व है। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को देख लेते हैं। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होता है, ये एक ऐसी लाइबिलिटी होती है, ये एक ऐसा दायित्व होता है जिसका अमाउंट का हमें पता नहीं, जिसका जो अमाउंट है वो क्या है, अननोन, जिसको हमें नहीं पता। ठीक है, अननोन है, अज्ञात है, जिसको हम ज्ञात नहीं करते। दूसरा, इसका ये लायबिलिटी है या नहीं, इसका पेड होना भी क्या है, वो भी अननोन है। पेड करेंगे या नहीं करेंगे ये भी नहीं पता। फिर कैसे पता होगा इनका, ये डिपेंड करती है किसी घटना पर या इंसिडेंट पर। क्या है, ये किसी फ्यूचर में अगर कोई इंसिडेंट या घटना हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तब हम इसको पेड करेंगे, ये आपको याद रखना है। कब, अगर कोई ये घटना हो जाती है, क्या, अगर कोई घटना हो जाती है तब हम इसको पेड करेंगे। अब ये कैसी घटना होगी समझिए। हमारा कोई कस्टमर था, उसको हमने गुड्स बेचा, गुड्स ठीक नहीं था उसका और उसने हमारी कंपनी पर केस कर दिया। अब केस चल रहा है कोर्ट में। अब एक बात बताइए, जब केस कोर्ट में चल रहा है तो आपको पता है जो जजमेंट आएगा कोर्ट का क्या होगा, निर्णय क्या होगा कोर्ट का, हो सकता है हमारे फेवर में हो और हो सकता है कस्टमर के फेवर फेवर में हो। अगर कस्टमर के फेवर में हो गया तो ये हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, हम पर क्लेम हो जाएगा और पता नहीं अमाउंट भी कोर्ट हम पे कितना कितना चार्ज लगा दे। कोर्ट कहे कि भाई 2 लाख रुपए देने हैं आपको इस कस्टमर को, हमें पता था 2 लाख रुपए का चार्ज हमारे ऊपर लगाया जाएगा, हो सकता था वो 1.5 लाख रुपए का लगा देता और अब जाकर हमें पता चला कि हाँ भाई ये पैसा हमें देना पड़ेगा, पहले नहीं पता था। तो ये होती है हमारी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, जिसका होना या ना होना ये किसी फ्यूचर में होने वाली घटना पर डिपेंड करता है। तो अब आप देखिए, जो वर्तमान में नहीं है परंतु भविष्य में हो जाएगा या जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुकाया जाएगा
या जिसका होना या न होना भविष्य में किसी घटना पर निर्भर करता है। इसका मतलब ऑप्शन आपका 3 यहाँ पर क्लिक होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। क्या कह रहा है? इसका होना या ना होना किसी घटना पर डिपेंड करता है। ठीक है? या जो गत वर्ष में ये ऐसा नहीं था, तो आपको ये याद रखना है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होती है। अब यहाँ पर जो मैं इसको क्लास को यहीं समाप्त कर रहा हूँ और आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस छोड़ रहा हूँ, जैसे इस तरह के। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आंसर आपको देने हैं इनके। और यदि आप पर नहीं आता है, इनका आंसर नहीं होते हैं, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल बिल्कुल आपको बताऊंगा। बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम पूछते हैं, शेयर करते हैं। उससे लगता है कि हाँ, आप एक्टिव एक्टिव पार्टनर हैं। मैं पार्टनर ही कहूंगा क्योंकि हम सबका टारगेट एक ही है, इस बार सिलेक्शन लेना है। तो आप हमारे एक्टिव पार्टनर तभी दिखते हैं जब आप पार्टिसिपेट यहाँ पर करते हैं। आप हमें बताते हैं वीडियो अच्छी लगी तो आप बताते हैं सर वीडियो अच्छी थी, और यदि कोई कमी होती है उसको भी बताते हैं कि सर ये काम कर दीजिए। ठीक है? और अगर कोई पूछता है, जैसे अभी किसी ने पूछा था सर एक्रूड इनकम को बता दो, तो वो भी मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया है। ऐसी इनकम जो हमने एक्रूड में हमने कमा तो ली, लेकिन हमें मिली नहीं है। तो नहीं मिली है जब तक, और हम अकाउंट बना रहे हैं आज ही, और आज तक भी नहीं मिली, तो आज हमारे लिए वो इनकम क्या होगी? एक्रूड इनकम होगी। मतलब कमा ली बट मिली नहीं। तो इंग्लिश में इसको ऐसे बोल देते हैं, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अर्न तो कर ली बट रिसीव नहीं की गई। आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसी है आप उसको भी जरूर बताएं। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल में।